So next we start with cation exchange capacity. लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे आयन एक्सचेंज, तो कुछ चीजें आपको याद दिला दूं। आयन एक्सचेंज में हमने ये कहा था कि कैटाइंस और एनाइंस एड्सॉर्ब कैसे होते हैं सॉइल कोलाइड्स पे। नेगेटिव चार्जेस होते हैं कोलाइड्स पे या पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो उन पे आयन्स एड्सॉर्ब होते हैं और वो एक्सचेंज होते हैं सॉइल सोल्यूशन में जो आयन्स हैं उनके साथ। उनके कुछ फीचर्स थे। फीचर्स फॉर एग्जांपल के चार्ज बेसिस पे होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मास एक्शन के जरिए होता है और स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है इनकी। ये कुछ फीचर्स थे। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ exchangeable cations that a soil can retain and exchange with soil solution at specific pH। किसी भी जमीन में, किसी भी मिट्टी में कितने एक्सचेंजेबल कैटाइंस रिटेन हो सकते हैं, मींस एब्सॉर्ब हो सकते हैं और एक्सचेंज हो सकते हैं सॉइल सॉल्यूशन के आयंस के साथ, इसको हम कहते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ये उससे थोड़ा मिलता जुलता फिनोमिना है। आयन एक्सचेंज में हमने ये समझा कि जो एब्सॉर्ब होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं उनके साथ जो सॉल्यूशन में मौजूद हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि टोटल कितने चार्जेस हैं, मींस टोटल कितनी नेगेटिव साइड्स हैं कि उन पे पॉजिटिव चार्जेस एब्सॉर्ब हो सकें और वो एक्सचेंज हो सकें सॉइल सॉल्यूशन के आयंस के साथ। और द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एब्सॉर्ब पर यूनिट मास। Previously, milli equivalent per 100 gram of soil was used to express cation exchange capacity, but presently moles of charge per kg is used to express CEC। ये इसके यूनिट्स के बताया गया कि पहले यूनिट्स जो थे वो मिली इक्विवेलेंट्स पर 100 ग्राम सॉइल यूज होते थे, लेकिन अभी हम इसको मोल्स ऑफ चार्ज पर किलोग्राम यूज करते हैं कि कितने मोल चार्ज 1 किलोग्राम मिट्टी में है। फॉर कन्वीनियंस एंड कैलकुलेटिंग होल नंबर सेंटीमोल्स ऑफ चार्ज पर केजी आर जनरली यूज्ड व्हिच इज इक्विवेलेंट टू मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल। जो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं इनके, ये अगेन एंड अगेन यूज होंगे। सो 1 मिली इक्विवेलेंट मींस 1 मिली मोल ऑफ चार्ज। 1 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम मींस 1 millimole charge per 100 gram soil. 1 milli equivalent per 100 gram is also equal to 10 millimole charge per 1000 gram. सिंपली ऊपर वाले को हमने मींस 100 ग्राम था तो 1000 ग्राम में कर दिया। 1 milli equivalent per 100 gram soil is equal to 10 millimole charge per kg। 1000 ग्राम को हम 1 kg भी लिख सकते हैं। So we can write 1 milli equivalent per 100 gram is equal to 1 centimole charge per kg as 10 millimole charge is equal to 1 centimole charge। So ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। तो अब तक ये समझे कि टोटल जितने नेगेटिव साइड्स हैं उनको हम कह सकते हैं कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कि किसी भी सॉइल में कितने पॉजिटिव जो कैटाइंस हैं वो एब्सॉर्ब हो सकते हैं। नो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सॉइल पीएच। cation exchange capacity of soils is directly related with soil pH। Cation exchange capacity of soils is the consequence of presence of negative charges on soil particles, and it varies with the change in negative charge on soil particles। In soils, two types of charges are present: permanent and variable charges। Permanent charges remain constant while variable charges vary with the change in soil pH। This was explained in previous lectures. As the pH increases, negative charges on soil colloids, particularly organic colloids, olefins, oxides of iron and aluminum and 1,1 type silicates increases, and thus cation exchange capacity is also increased। तो ये समझ आई कि pH बढ़ने से नेगेटिव चार्जेस बढ़ते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर जब हम डिस्कस कर रहे थे सोर्सेज ऑफ चार्जेस ऑन कोलाइड्स, उसमें दो तरह के चार्जेस थे: परमानेंट चार्जेस which were due to isomorphic substitution, and second was the pH dependent charges
तो उसमें हमने डिटेल से समझा कि पीएच बढ़ने से नेगेटिव चार्जेस बढ़ते हैं। तो जितने ज्यादा नेगेटिव चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी होगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी किया गया। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एट pH 4 to 4.5 every 1 gram increase in organic carbon contributed to CEC an additional 0.13 centimole charge per kg. At the pH 5 to 5.5 level, this contribution was twice as great, 0.26, and at pH 8.2 the contribution was about 4 times, that's 0.5. तो जैसे जैसे pH चेंज होती है, CEC भी चेंज होती है। ये 3 pH वैल्यूज का बताया कि 4 से 4.5 pH है तो 0.13 कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। अगर यही pH 5 से 5.5 है तो 0.26 कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अगर यही pH सॉइल की बढ़ जाती है 8.2 तक तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो दैट इज 0.5। सेकंड फैक्टर इज टाइप ऑफ सॉइल कोलाइड, कि सॉइल कोलाइड किस तरह के हैं किसी भी पार्टिकुलर सॉइल में। which have the type of colloid present in soil has significant on cation exchange capacity of the soil. As already discussed in previous sections, silicate clays, 2,1 type silicate clays which are expanding type have high charge density and surface area compared to 1,1 type. The soils which contain 2,1 silicate clays have high CEC than those having 1,1 type silicate clays, provided that total amount of clay contents is equal. इसका मतलब ये फर्ज करें एक सॉइल है उसमें क्ले की परसेंटेज 20% है, बट उस 20% क्ले में मिनरल्स डिफरेंट हैं। एक जगह की मिट्टी है उसमें 1,1 टाइप क्लेज हैं, एक जगह पे है 2,1 टाइप। तो जो 2,1 टाइप्स वाली हैं दे आर एक्सपेंडिंग टाइप्स, इनका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है और चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो इन सॉइल्स में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 1,1 टाइप्स। तो ये यहाँ फिगर में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आप देखें 0 to 250 ये इंक्रीज हो रही है। सो ये यहाँ पे आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स लोमी सैंड्स सैंडी लोम्स ये वो मिनरल्स मुख्तलिफ सॉइल्स में जो डोमिनेट करती हैं, वहाँ पे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत थोड़ी होती है सैंडी सॉइल्स वगैरह में। अच्छा, फिर कुछ सॉइल्स जहाँ पे केओलिनाइट टाइप मिनरल्स हैं, सिल्ट लोम्स हैं, फाइन ग्रेन माइका क्लोराइड्स क्ले लोम्स, वहाँ पे भी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम है। तो जैसे जैसे ये 2,1 टाइप्स मिनरल्स आ गई, वर्मिकुलाइट्स मैग्नेटाइट्स हिस्टोसोल सॉइल आर्डर्स हैं, उनमें जिनमें ये मिनरल्स पाई जाती हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाती है। अच्छा, फिर सॉइल ह्यूमस जो है ऑर्गेनिक मैटर, इसकी वजह से कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। दिस इज आल्सो थर्ड फैक्टर, ऑर्गेनिक मैटर। Organic matter is a source of variable charges in soils and thus contributes in CEC. More organic matter in soils, more would be the CEC of soils and vice versa. 1% increase in soil organic matter results in 2 centimole charge per kg increase in CEC of soil. ये यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं कि CEC हमने बतानी है कि एक सॉइल है उसमें 20% क्ले है, 4% ऑर्गेनिक मैटर है और pH 7 है। The dominant clays are 2,1 type such as vermiculite and smectite. तो ये इसकी कैलकुलेशन ये आपने समझनी है, ये आपकी एग्जांपल्स हैं, इनमें से एक इसी तरह की एग्जांपल आपसे पेपर में मैं पूछूंगा आपसे। अच्छा, इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, सिग्निफिकेंस क्या होती है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, as well as reclamation of salt affected soils, alleviation of soil acidity alkalinity, retention of pollutants and purification of percolating water. So first of all is cation saturation and nutrient availability. तो किसी भी सॉइल में न्यूट्रिएंट cation एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होगी तो उसमें हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी ज्यादा है। जितने ज्यादा केटाइंस एब्जॉर्ब हो सकते हैं उतने ज्यादा केटाइंस वो एक्सचेंज हो सकते हैं सॉइल सोल्यूशन और कोलाइड की सरफेस पे। तो ये एक्सचेंज के रिजल्ट में होता है कि प्लांट्स ज्यादा आयंस को अपटेक करता है। करेक्शन ऑफ सॉइल एसिडिटी,
कुछ ज़मीनों हमारे यहाँ तो अल्कलाइन सॉइल्स पाई जाती हैं। तो एसिडिक सॉइल्स में जहाँ पे प्रोटॉन और एल्यूमिनियम आयंस डोमिनेट करते हैं, वो अनफेवरेबल समझे जाते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, बिकॉज दे आर नॉट प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसी सॉइल्स में लाइम अप्लाई किया जाता है, दैट सोर्स ऑफ कैल्शियम विच इंक्रीजेज द पीएच। इन पीएच बढ़ने से उसकी जो हम कहते हैं एसिडिटी करेक्ट होती है। So that is due to the cation exchange capacity or replacement of ions. इसी तरह reclamation of saline sodic or sodic soils, ये कलराठी ज़मीनें या ऐसी ज़मीनें जिनमें नमकियात होते हैं और सोडियम ज़्यादा होता है, उनमें आपने अक्सर सुना होगा लोग जिप्सम अप्लाई करते हैं। तो जिप्सम का क्या मकसद होता है? जिप्सम बेसिकली दैट सोर्स ऑफ कैल्शियम, इट रिप्लेसेस सोडियम इन द सॉइल कोलाइड्स। ये मैं सारा रीडिंग नहीं कर रहा, जस्ट गो थ्रू हो रहा हूँ, आप खुद रीड करेंगे। लास्ट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ पर्कुलेटिंग वाटर। सो कोलाइड्स serve as sorbent for many pollutants present in soil and water. जो पानी जमीन में से गुजरता है, कोलाइड्स में से गुजरता है, तो उस पानी में जो केटाइंस हैं या पोल्यूटेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ मेटल्स भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जैसे हैं, तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल कोलाइड्स में। तो एज ए रिजल्ट जो ग्राउंड वाटर है उसकी प्योरिफिकेशन मेंटेन रहती है। अगर कोलाइड्स ना हो ज़मीन में, कोलाइडल पार्टिकल्स कम हो, तो वाटर प्योरिफिकेशन नहीं होगी, तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट, यहाँ तक आप लोगों का मिड कोर्स होगा।